नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो पिछले वाले इकोनॉमिक्स के वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड इसके बारे में पढ़ा था। हमने कांता और कमल का एग्जांपल भी लिया था। फिर हमने इसके पहले प्राइमरी सेकेंडरी ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब इस सब सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो आज हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो क्या होता क्या है कि जो आपका 1990s के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन के बारे में हम आपके 5 या फिर 6 चैप्टर में पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स बुक के। तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज लोग होते हैं उन लोगों को जो इंडिया में कुछ कुछ छूट या फिर कुछ कुछ फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जिससे से कि वो लोग यहाँ पे फैक्ट्रीज जो है सेटअप कर पाए या फिर अपना ऑफिस या फिर प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कर पाए। जिससे से क्या होगा कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी जो है बूस्ट होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ यहीं पे जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो इससे से जो है हमारे कंट्री को जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। तो इसके लिए होता क्या है कि जो मतलब आपका जो लेबर लॉस जो होता है, लेबर लॉस नाम का एक तो कोई अलग टाइप का एक तो क्लॉज होता है, जिसमें कि वर्कर्स लोगों को क्या सब बेसिक नीड्स दिए जाना है, क्या सब फैसिलिटीज़ दिए जाना है फैक्ट्रीज में या फिर किसी भी वर्क प्लेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाए ना, उसके बारे में कुछ कुछ लॉज बनाया गया। तो लेबर लॉस में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो है लिबरलाइजेशन करता है या फिर जो है ये फॉरेन कंपनीज को फैसिलिटीज़ देता है प्रोटेक्शन करने के लिए, तब ये फॉरेन कंपनीज को ये सब जो लेबर लॉस है इसमें से कुछ कुछ जो है रिजेक्ट किया जाता है। मतलब ये लेबर लॉस के अंदर से ये सब तुम्हें नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसा करके उनको जो फैसिलिटेट किया जाता है। तो इससे से क्या होता है कि लेबर लॉस जो है ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लेबर लॉस से ज़्यादातर जो लॉस लोग हैं वो सब लागू नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जो है उनको छूट दे रहा है। तो इससे से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जैसे लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, बस नाम का ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा। बाकी सब फैसिलिटीज़ को या फिर आपका ऐसे रूल्स को देखा जाए तो फिर वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आ जाता है। तो ये मैंने 1990s के बाद से बताया, जबकि जो है फॉरेन कंपनीज को इंडिया में जगह दिया गया था। और उसके पहले क्या होता था कि जो है मतलब पूरा प्योर इंडियन ब्रांड के कंपनी से जो है इंडिया में प्रोडक्शन करते थे, और जो मतलब एसेंशियल गुड्स थे जो जैसे कि इंडिया में नहीं मिलते, जैसे पेट्रोलियम फिर वगैरह वगैरह ऐसे टाइप का कुछ कुछ जो चीज़ लोग हैं वही बस इम्पोर्ट किया जाता था। और पहले जो ये सब जो लेबर लॉस है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अब बात उठ रहा है कि जो है ये इन लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि आपका 1990s के बाद देखा जाए तो ज़्यादातर जो है मतलब आप सोच के देखिए कि एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है अगर छोटे छोटे यूनिट्स में किया जाए तो उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर जो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो एक ही मतलब बहुत बड़े फैक्ट्री में किया जाए उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो छोटे छोटे जो आपके आर्टिसंस या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स लोग जो होता है जिन लोग स्टार्टअप खोलते हैं उन लोगों को जो है आपका दिया जाता था प्रोडक्शन का, आपका बिजनेस जो उनके ऊपर था, मतलब उन लोग जो छोटे छोटे यूनिट्स में प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनीज लोग आ गए, वो लोग जो बहुत ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज बिठा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि पहले जो है बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता था, अभी जो है एक बहुत ही बड़े फैक्ट्री में मशीन्स काम कर रहे हैं और वर्कर्स को कुछ कुछ ही बस काम करना पड़ रहा है। तो इससे से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जिन लोग पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को या तो सेल्फ एम्प्लॉय होना पड़ेगा या फिर और जॉब्स करना पड़ेगा, जैसे कूली का काम हो गया, मजदूर का काम हो गया, या फिर आपका जो एक तो ठेला लगा देना पड़ेगा, जिससे से कि उन लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। और ये सब जो है ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आता है। तो इनको भी प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है हमें जो है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, जितने सारे भी ठेले वाले होते हैं उन लोग को ऑर्गेनाइज करके एक तो बाज़ार के अंदर उसे उन लोगों को जो है मतलब सेटल करवाना है। जैसे कि एक बाज़ार का एरिया होगा, वहाँ पे जो है बहुत सारे जो ठेले वाले होंगे उन लोग बिजनेस कर पाएंगे, उसके लिए शेड बनाएंगे, उनके लिए वाटर फैसिलिटीज़ होगा, आपके एक तो फायर प्रूफ एनवायरनमेंट होगा, जैसे करके जो हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर है ना हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब फॉरेन कंपनीज़ को ही ज़रूरी नहीं है कि बुलाना पड़ेगा, हम अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी जो है लोन से दे सकते हैं एक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो वैसे से जो है फिर उनको जो है मतलब आप जो है उसे सेटअप करने के लिए मतलब जब तक कि वो स्ट्रांग ना हो जाए आप उसे जो है सपोर्ट करते रहेंगे, थोड़ा बहुत करके जो उसे सपोर्ट करते रहेंगे जब तक कि वो कंपटीशन के लिए पूरा स्ट्रांग ना बन जाए, तब तक के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि जो आपके इंडियन ये स्टार्टअप्स लोग होते हैं या फिर इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स लोग होते हैं उन लोगों के अंदर जो मतलब उन लोग और भी ज़्यादा इनकरेज होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जिन लोगों के मतलब लोअर कास्ट के होते हैं, जो आपके वो ये ST SC जो कास्ट के होते हैं उन लोगों को जो है मतलब हम गंदे गंदे चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मैथॉन का काम हो गया, जिसमें कि मतलब आपका जो फेसेस या फिर यूरिन को जो क्लीन करने का काम हो गया, या फिर ड्रेन क्लीन करने का काम हो गया, या फिर जो आपके जो रास्ते में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो झाड़ू देने का काम होता है वो सब जो है ये सब आपके लोअर कास्ट के लोगों को ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उन लोगों को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिस्क हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी झाड़ी के अंदर कोई सा कचरा है तो उसे उठाना पड़ेगा, उससे से क्या होता है उनको इंजुरीज हो सकता है।
और इस इंजरीज के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होता। तो इन लोगों के जो है तो लॉज बनाना पड़ेगा जिससे से कि जो है मतलब तुरंत इनको जो है सपोर्ट मिल पाए, तुरंत इनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाए, ऐसे करके जो हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मतलब अलग अलग तरीके से कैसे करके उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका पब्लिक, प्राइवेट या फिर जो है मतलब ऐसे करके ये बेस्ड ऑन ओनरशिप में, मतलब कौन उस कंपनी को या फिर उस इंस्टीट्यूशन को कौन ओन कर रहा है, उसके बेसिस में हम कैसे करके जो है प्रोडक्शन यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक जैसे कि आप जानते हैं कि जो मतलब पूरे जनता का होता है, और पूरा जनता उसे मिल के नहीं चलाता है, उसे जो है जनता के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से गवर्नमेंट जो इसे चलाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट बेस्ड फैक्ट्रीज होता है, जैसे कि आपका नेशनलाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन या फिर जो फैक्ट्रीज होता है वो सब जो है मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, आपका पोस्टल सर्विसेज हो गया, आपका रेलवेज हो गया, फिर रोडवेज हो गया, ये सब जो है आपका मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो ये सब क्यों आता है पब्लिक सेक्टर के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि ये सब जो रेलवेज हो गया फिर पोस्टल सर्विस हो गया, इसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि मतलब छोटे छोटे अमाउंट में काम करते हैं। जैसे कि आपका पोस्टल सर्विस में आपका एक लेटर भेजना है तो ज़्यादा भी पैसा नहीं लगेगा, एक मिनिमम फी लगेगा, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बस में नहीं है वो सब। तो इसीलिए क्या होता है, ये सब जो पब्लिक सेक्टर में होता है। फिर आपका रेलवेज जो है वो पूरे मतलब कंट्री के लोगों के लिए होना चाहिए। अभी आपका प्राइवेट सेक्टर में अगर वो चले गया तो उससे से क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर लोग जहाँ पे फैक्ट्री के हैं वहाँ से रॉ मटेरियल्स और वहाँ से मार्केट यहीं पे जो है रेलवेज भाई सेटअप कर देंगे। तो इससे से क्या होगा कि जो आम जो नागरिक होते हैं उनके लिए कोई फ़ायदे में वो नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सब जो रेलवेज, रोडवेज या फिर एयरवेज भी जो है मतलब अभी जो है प्राइवेटाइज किया गया है, पहले वो नेशनलाइज था। तो उसे जो है मतलब अपने पब्लिक सेक्टर में रखना चाहिए। फिर प्राइवेट सेक्टर का बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हो गया आपका टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सब जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर में आता है। और इसमें क्या होता है कि वेल ऑफ कस्टमर्स होते हैं, मतलब जिन लोग थोड़े रिच होंगे, थोड़े जो है लैविश ज़िंदगी जीते होंगे, उन लोगों के लिए ये सब कंपनीज होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल कंपनीज हो गया, या फिर अलग अलग जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो ये सब जो चीज़ होती है, ये सब जो इंडस्ट्रीज होती है, ये सब प्राइवेट सेक्टर में रखा गया। इससे से क्या होगा कि उन लोगों को जो है मतलब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मुनाफा ही जो है मतलब पूरा मोटिवेशन होता है, मुनाफा इज द सुप्रीम मोटिवेशन फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सो इसमें क्या होता है कि उन लोगों को जो है मतलब जिससे हम लोग मुनाफा कमा पाएंगे, वैसे टाइप की इंडस्ट्रीज़ को जो यहाँ पे रखा गया है। फिर कुछ कुछ क्या होता है, जॉइंट सेक्टर भी होता है, जैसे कि मतलब प्राइवेट ग्रुप भी वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और गवर्नमेंट भी उसका एक कुछ शेयर रखेगा। जैसे कि आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इसमें प्राइवेट और पब्लिक मतलब प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट दोनों ही जो है मतलब जॉइंटली काम करते हैं। ये जो है जॉइंट सेक्टर वेंचर्स होता है। फिर कोई कोई सा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें कि जैसे आपके शुगर मिल्स या फिर ऐसे कुछ कुछ जो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें कि जो है मतलब जॉइंटली चलाया जाता है, या फिर जो है आपका पब्लिक से जो है पब्लिक एक ग्रुप ऑफ पब्लिक जो होता है उसे चलाते हैं। इसके बारे में हम जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ये आपका बेसिकली ज्योग्राफी के ये चैप्टर्स में आएगा। सो अभी बात ये होता है कि ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है, अगर उसी कॉस्ट में हम जो इसे बेचना स्टार्ट कर दिए तो फिर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो जाएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे घर का भी जो बिजली हो जाए वो पूरा अनअफोर्डेबल हो जाएगा। जिससे से क्या होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बैकलैश उसे झेलना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। अगर उसी कॉस्ट से हम उसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में तो हम बेच सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आपका स्टार्टअप्स हो गया, या फिर जो आपके छोटे कॉटन मिल्स या फिर शुगर मिल्स, ये सब जगह में अगर बेचना स्टार्ट कर दिए तो इससे सच है वो लोग चल नहीं पाएंगे। तो ये सब भी जो सेक्टर्स होते हैं मतलब ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनसे कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है और गवर्नमेंट को उसका जो थोड़ा थोड़ा खर्चा लेना पड़ता है अपने ऊपर। तो उसे जो है मतलब उसका अपना प्रॉफिट का मोटिवेशन जो है उसका दब जाता है और उसे जो है पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है। सो ओवरऑल इस चैप्टर में हम देखना है कि कैसे करके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में जो है काम को डिवाइड किया गया है। फिर ऑर्गेनाइज तो अनऑर्गेनाइज मतलब कौन सा काम में कैसे फैसिलिटीज़ मिल रहा है उसके बेसिस में हम इसे डिवाइड किए हैं। फिर बेस्ड ऑन ओनरशिप में हम जो है इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किए हैं। सो ओवरऑल में अगर हम देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बस इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। फिर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के अंदर जो सा लिंक होता है, ये तीनों के अंदर जो सा लिंक होता है उसे जो है मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हमने अपने एग्जांपल्स में देखा था कि एक भी सेक्टर अगर जो है मतलब डाउनफॉल होने लगा तो वो जो है पूरे तीनों सेक्टर्स को जो है इफेक्ट करेगा और इससे से जीडीपी में बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। फिर उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर भी जो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो प्रॉफिट के लिए भी क्या होता है वो टैक्स देता है।
उससे जो प्रॉफिट मिलता है, ये प्राइवेट सेक्टर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उससे से भी जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो इससे से भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए काम कर सकता है। उससे पब्लिक प्राइवेट दोनों को ही जो है प्रमोट करना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो ये पे ख़त्म होता है, इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।